इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेन रोल इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। जैसे कि अगर कोई चार्ज कहीं पर सिचुएटेड है तो वो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज है तो उस दूसरे चार्ज पे ये फोर्स अप्लाई करता है, मे बी वो उसे अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। उसी तरह से अगर कहीं पर चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, सो कहीं पर चार्ज जब फ्लो करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज अपने आसपास क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड होता है तो एक्सीलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, वो सब रेडिएट करता है। एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर में इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। तो इसीलिए अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेहतर समझना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को आपको सबसे पहले समझना होगा। तो ये तो कोर्स की शुरुआती दौर है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि अब तक के एक्वायर किए गए नॉलेज से हम समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या जाना है। हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह का होता है, जिसे कि हम एक तरह के चार्ज को पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे तरह के चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। मैं फिर से बता दूं एक बार कि पॉजिटिव का मतलब अच्छा या ज़्यादा ताकतवर, नेगेटिव का मतलब बुरा या कम ताकतवर, ऐसा नहीं है। 2 अलग अलग नेचर का चार्ज है, दोनों का नेचर अलग है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसीलिए इसे एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव नाम दिया गया है। हमने ये देखा है कि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है, रेपेल करता है। नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसे हम स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से कहते हैं कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, एक ही तरह का जो चार्जेस है एक दूसरे को रेपेल करता है, धकेलता है, और अनलाइक चार्जेस, दैट मीन अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब चलिए देखते हैं एडिटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। शुरू करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से। तो यहाँ पर एडिटिव नेचर ये बताता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारे चार्ज अगर प्रोवाइड किया जाए तो उस समय उस बॉडी में नेट चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा। तो सपोज यहाँ पर ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर अभी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और 2 चार्ज्ड बॉडीज, ये एक बॉडी और ये एक चार्ज्ड बॉडी, 2 चार्ज्ड बॉडीज को हम इस स्फेयर के साथ टच करवा रहे हैं। तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज्ड बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में चार्ज फ्लो करेगा। तो ऐसा करने से सपोज हुआ ये कि इस बॉडी को जब हमने इस स्फेयर के साथ टच करवाया तो कुछ चार्ज यहाँ पर आ गया, लेट अस से Q1 अमाउंट का चार्ज यहाँ पर आया, और जब हमने इस बॉडी को इसके साथ टच करवाया तो यहाँ पर Q2 अमाउंट का चार्ज आया। तो इस स्फेयर में जो नेट चार्ज होगा, एडिटिव नेचर ये बताता है कि इस स्फेयर में जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ दीज 2 चार्जेस। यहाँ पर आपको चार्ज का जो नेचर है, उसका जो साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे
ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान ले यहाँ पर एक बॉडी है, एक स्फीयर है या कोई भी बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग बहुत सारे चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर हमने चार्ज प्रोवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया 5 यूनिट का, चलिए यूनिट माइक्रो कूलम मान लेते हैं। कूलम चार्ज का SI यूनिट है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। नॉर्मली हम जो चार्जेस के साथ डील करते हैं वो कूलम में नहीं होता, कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है, वो हम माइक्रो कूलम में नॉर्मली हम डील करते हैं। सपोज इसमें 5 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड किया गया 3 माइक्रो कूलम, और इस बॉडी में और एक चार्ज प्रोवाइड किया पॉजिटिव 2 माइक्रो कूलम। तो इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो इस केस में चलिए इसे नेट चार्ज को नाम दे देते हैं Q नेट। सो नेट चार्ज इस बॉडी में जो होगा वो होगा 5 पॉजिटिव 5 माइक्रो कूलम। इसके साथ हमें ऐड करना होगा, चलिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट लगा देता हूँ, कर्व्ड ब्रैकेट जो है 5 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, उसके साथ हमें जोड़ना होगा दूसरा चार्ज जो है नेगेटिव 3 माइक्रो कूलम, और तीसरा चार्ज जो है पॉजिटिव 2 माइक्रो कूलम। देखिए यहाँ पर हमने साइन को कंसीडर किया है, यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर नेट चार्ज जो होगा दैट नेट चार्ज शुड बी 5 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम। तो कितना हो गया 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव प्लस 2 माइक्रो कूलम, तो ये हो गया पॉजिटिव 4 माइक्रो कूलम। सो ये जो नेट चार्ज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द प्रोवाइडेड चार्जेस है, इसी को कहा जाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सीधा चार्जेस देखे, सीधा हमने ऐड कर दिया, एल्जेब्रिक सम हमने कर दिया, एल्जेब्रिक एडिशन। लेकिन हमेशा हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं और कोई इंसान इसे इस तरफ धकेल रहा है और एक इंसान इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहा है। चलिए इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक इंसान इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एक इंसान इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या नेट फोर्स इस बॉडी में अप्लाइड नेट फोर्स क्या 5 न्यूटन का होगा? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर नेट फोर्स जो हो जाएगा नेट फोर्स 1 न्यूटन का होगा। तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक एडिशन नहीं हुआ। सिमिलरली मान ले एक और बॉडी है, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में एक फोर्स 2 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या इसमें नेट फोर्स 3 न्यूटन का होगा? ऑब्वियसली नॉट। यहां पर वेक्टर एडिशन होता है, यह डिपेंड करता है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इस पे, और हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सिंपल एडिशन नहीं है, एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता है इस तरह का, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो अलग अलग फोर्सेस का सम जब हम पता करते हैं, नेट फोर्स जब हम पता करते हैं, तो वहां पर वेक्टर एडिशन काम करता है। लेकिन ये देखें एल्जेब्रिक एडिशन है। एल्जेब्रिक एडिशन कहां पर काम करता है? जहां पर कि फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मास। अगर मान ले एक बॉक्स में हमने 2 किलोग्राम का कुछ सामान रखा और फिर 3 किलोग्राम का सामान रखा, तो टोटल इस बॉक्स में 5 किलोग्राम का सामान होगा। तो यहां पर ये एल्जेब्रिक एडिशन काम कर रहा है, क्योंकि मास जो है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास स्केलर क्वांटिटी है। और चूंकि चार्ज भी इसी तरह का नियम को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये बताता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब चलिए अगले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड।
इसका मतलब क्या है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये एक फैमिली है जहाँ पर 3 मेंबर्स है, ये पिता है, ये माता है और ये बेटा है, माँ बाप और बेटा। ये फैमिली जो है कोरोना काल में आइसोलेशन में है, कंप्लीट आइसोलेशन में है। ये लोग ना तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, घर से ना तो बाहर निकल रहा है और न ही बाहर से कोई अंदर आ रहा है। इनका सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, बाहर से कोई सैलरी या किसी तरह का पैसा अंदर नहीं आ रहा, फैमिली में नहीं आ रहा, घर में नहीं आ रहा, और ये लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं तो खर्चा भी नहीं हो रहा, तो इनकम भी नहीं है, इनकम भी नहीं है और एक्सपेंडिचर भी नहीं है। अब आप बताइए कि इनके पास अगर अभी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी इनके पास मान ले कि 20,000 रुपये हैं, तो अगर ये बाहर ना निकले, खर्चा ना करे और बाहर से अंदर कोई पैसा ना आए, तो 2-3 दिन बाद आप इस फैमिली के पास कितना पैसा पाएंगे? ऑब्वियसली अगर 20,000 था तो 20,000 ही होगा, वो तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा और अंदर से भी बाहर कुछ जा नहीं रहा है। इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है, जहाँ पर अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो इस आइसोलेटेड सिस्टम में अंदर जो भी पैसा है वो कंजर्व्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो 20,000 रुपये है उतना ही रह जाएगा। अगर मान ले इस सिचुएशन में पिता ने बेटे को 100 रुपये का एक नोट देता है, पिता ने बेटे को 100 रुपये का एक नोट दिया, तो क्या टोटल सम जो है, अमाउंट ऑफ मनी इस फैमिली का, इसमें कोई चेंज होगा? आप खुद सोचिए, इनके पास टोटल 20,000 रुपये हैं तीनों के पास मिलाकर। अगर कोई एक दूसरे को 100 रुपये का नोट देता है तो क्या टोटल में कोई चेंज होगा? इससे 100 रुपया घट जाएगा और इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से कुछ अंदर नहीं जाएगा और अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता है, कुछ भी। अब 3 बॉडीज है इस सिस्टम के अंदर, 3 बॉडीज है, तीनों चार्ज्ड बॉडीज है। ओके, अब क्या है, अगर चार्ज का लेन देन होता है इन बॉडीज के बीच, किसी भी तरह का चार्ज का अगर लेन देन हुआ, एक दूसरे को कुछ दिया या दूसरे ने पहले को कुछ दिया, तो ऐसे लेन देन में टोटल चार्ज को क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बाहर से तो चार्ज अंदर नहीं आ रहा और अंदर से बाहर भी चार्ज नहीं जा रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये वो सिस्टम है, ये वो सिस्टम है और इसमें 3 बॉडीज़ है, 3 बॉडीज़ है, 1, 2 और 3, तीनों में चार्जेस है। फॉर एग्जांपल पहले में चार्ज है 3 यूनिट का, माइक्रोकूलम है वो यूनिट, दूसरे में चार्ज है 1 यूनिट का और तीसरे में चार्ज है 2 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल चार्ज देखें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना यूनिट का होगा? देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 हो गया 6, तो 6 यूनिट का। चलिए सब पॉजिटिव हम मान लेते हैं, तो 6 और यूनिट मान लेते हैं माइक्रोकूलम। सो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहाँ पर। अब मान ले यहाँ से ये कुछ चार्ज इसे दे रहा है, 1 यूनिट का चार्ज ये बॉडी इस बॉडी को दे रहा है और ये बॉडी इस बॉडी को हाफ यूनिट का चार्ज दे रहा है। तो फिर इस लेन देन के बाद अगर आप देखें तो टोटल चार्ज आप उतना ही पाएंगे। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पर पहला बॉडी, दूसरा बॉडी और तीसरा बॉडी, 3 यूनिट चार्ज वाला बॉडी अगर 1 यूनिट का चार्ज दे दे, बाहर निकल जाए, तो ऑब्वियसली इसमें 2 यूनिट का चार्ज रह जाएगा और यहाँ पर ये 2 यूनिट का बनेगा चार्ज, 1 और 1 आ गया तो 2 बन गया। अब क्या है, ये हाफ यूनिट का चार्ज इसे दे रहा है, इस तीसरे बॉडी को दे रहा है हाफ यूनिट का चार्ज। तो हाफ यूनिट का चार्ज अगर देगा तो यहाँ पर 1.5 यूनिट का चार्ज रह जाएगा, 1.5, और ये 2 यूनिट का चार्ज जो है यहाँ पर अगर हाफ यूनिट का चार्ज आएगा तो 2.5 यूनिट का चार्ज हो जाएगा। अब आप अगर टोटल चार्ज देखें तो टोटल चार्ज आप अब भी पाएंगे
टोटल चार्ज आप अब भी पाएंगे कि ये पॉजिटिव 6 माइक्रो कूलम का है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो टोटल चार्ज देखिए, सिस्टम को आइसोलेटेड होना होगा। अगर मान ले अभी 6 यूनिट का चार्ज यहाँ पर है और बाहर से 2 यूनिट का चार्ज इसे मिल जाए तो टोटल 8 यूनिट का चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। सो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन सिस्टम को आइसोलेटेड होना होगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट रह जाता है, इज कंजर्व्ड मतलब चार्ज कांस्टेंट रह जाता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क या वुलन क्लॉथ से रब किया जाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय ग्लास रॉड में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वुलन क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए पहले क्या था, पहले घिसने से पहले दोनों न्यूट्रल था। अब ग्लास रॉड को घिसा गया, घिसने से क्या होता है कि ग्लास रॉड से कुछ चार्जेस मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। अब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करें, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो दोनों पहले न्यूट्रल था। अगर कुछ चार्ज लेट अस से कुछ चार्ज नेगेटिव 2 यूनिट का चार्ज इस ग्लास रॉड से आ गया इस सिल्क क्लॉथ में, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें ग्लास रॉड में आ जाएगा +2 यूनिट का चार्ज, और चूंकि नेगेटिव 2 यूनिट का चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में आ गया है तो ऑब्वियसली सिल्क क्लॉथ में जो चार्ज होगा ये नेगेटिव 2 यूनिट का चार्ज होगा। इससे पहले क्या था, पहले रब करने से पहले टोटल चार्ज 0 था। रब करने के बाद अगर टोटल चार्ज देखें तो +2 हो गया ग्लास रॉड में और -2 चार्ज हो गया सिल्क क्लॉथ में। दोनों को अगर टोटल, दोनों का अगर सम देखें तो आप दोनों का सम क्या पाएंगे, ऑब्वियसली ये 0 होगा। सो रब करने से पहले 0 चार्ज था इसमें टोटल, और रब करने के बाद भी 0 चार्ज है इसमें टोटल, मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा, टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ इस सिस्टम में 2 बॉडीज है, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड है, इन दोनों के बीच चार्ज का लेन देन हो रहा है, तो टोटल चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां से एक और स्टेटमेंट बाहर निकल के आता है, उसके लिए आप वापस से इस फिगर में आए। हमने क्या देखा कि बाहर से कुछ अंदर नहीं जाएगा, अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मनी, वो कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन मान ले कि सपोज इस नोट को अगर जला दिया जाए तो अब इनके एसेट से या इनके पास जो मनी है उससे 100 रुपया कम हो जाएगा। अगर हम मनी को डिस्ट्रॉय कर दिए, अंदर अगर डिस्ट्रॉयड हो गया, तो फिर ये मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंजर्व्ड नहीं रहेगा। या फिर मान ले इनके पास अगर नोट छापने का एक मशीन आ जाता है, नोट छापने का अगर एक मशीन आ जाता है तो भी यहाँ पर अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, क्योंकि नोट छापने के मशीन से नोट छाप कर अंदर का जो अमाउंट ऑफ मनी है वो बढ़ सकता है, और अगर जला दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए नोट को, तो फिर टोटल अमाउंट ऑफ मनी घट सकता है। तो भले ही सिस्टम आइसोलेटेड हो, लेकिन अगर अंदर का जो क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं वो कंजर्व्ड है, अगर उसे डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर क्रिएट किया जाए तो फिर वो कंजर्व्ड नहीं रह सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में कभी ऐसा नहीं पाया जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज बढ़ गया या चार्ज घट गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज न तो क्रिएट हो सकता है और न ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं सिर्फ चार्ज लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉर
बी डिस्ट्रॉयड, इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ये यहीं से ये दूसरा स्टेटमेंट निकल के आया, क्योंकि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। लेकिन कभी कभार हम ये पाते हैं कि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है, जैसे चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स क्या क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स क्रिएट हो सकता है और चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स डिस्ट्रॉयड हो सकता है, लेकिन फिर भी टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। जैसे कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप ये पाते हैं कि जो न्यूट्रॉन है ये टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है, टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ये टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर आप चार्ज देखें तो दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रहता है, जिसे कि एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, E। लेकिन एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। प्लस E चार्ज प्रोटॉन में होता है, नेगेटिव E चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। E का अमाउंट कितना है थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही चार्ज होता है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। अब आप देखिए जीरो चार्ज वाले बॉडी से प्लस E चार्ज और नेगेटिव E चार्ज का पार्टिकल बना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि बनने के बाद भी टोटल चार्ज जो है ये ज़ीरो ही है, क्योंकि जो पार्टिकल इन दो पार्टिकल्स को बनाया न्यूट्रॉन, उसके पास ज़ीरो चार्ज होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। यहाँ पर टूटने से पहले टोटल चार्ज ज़ीरो था, टूटने के बाद भी टोटल चार्ज ज़ीरो है। और कभी कभार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल के जुड़ के भी न्यूट्रॉन बनाता है, तो उस समय भी देखें चार्ज कंजर्व्ड ही रहता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव E चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव E चार्ज होता है, इससे हम आगे जो तीसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो हम समझ सकते हैं, जिसे कि कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस यूनिवर्स में जो बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल जो सोर्स है चार्ज का, बेसिक चार्जेस क्या क्या है, जैसे कि हम जानते हैं बेसिक चार्जेस इन दिस यूनिवर्स आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास चार्ज होता है। एक में पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमने बात किया कि प्रोटॉन में जो है प्लस E चार्ज होता है। मैं यहाँ पर बता दूँ E कितना होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव E चार्ज होता है। E दरअसल स्टैंड करता है किसके लिए? E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री चार्ज। और ये चार्ज कितना है? ये चार्ज होता है दैट E इज इक्वल टू 1.602192 इंटू 602,192 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम। तो इतना चार्ज रहता है एक प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है। अब देखिए बेसिक चार्जेस इस यूनिवर्स का क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण ही जितने भी बॉडीज है, जितने भी चार्ज्ड बॉडीज है, उनके पास वो चार्ज अपीयर करता है। तो मान ले कि एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम कुछ चार्ज दे रहे हैं। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ चार्ज दिया गया, इसमें दिया गया कुछ चार्ज, और इसमें जो चार्ज दिया गया वो चार्ज किसके कारण है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण है। सपोज इस सिस्टम में n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो सबसे पहले तो आप बताइए, क्या ये n1 जो कि एक नंबर है, क्या ये n1 एक फ्रैक्शन हो सकता है? क्या आप 1.5 प्रोटॉन या 3.5 प्रोटॉन या फिर 10.2 प्रोटॉन्स किसी सिस्टम में रख सकते हैं? नहीं। प्रोटॉन या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 0 रहेगा। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। मतलब n1 क्या है? n1 इज एन इंटीजर। सो n1 जो है ये इंटीजर है। दिस इज एन इंटीजर। इसका वैल्यू
इंटीग्रल वैल्यू होगा ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और इस सिस्टम में n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कितना है वो अभी मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता। अगर किसी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रॉन रहे तो वो चार्ज में कंस्टिट्यूट नहीं करता, चार्ज नहीं बनाता है। सो अभी जो न्यूट्रॉन है उसे कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम में है। n2 भी ऑब्वियसली इंटीजर ही होगा। सो दिस n1 एंड n2 दोनों इंटीजर्स है। तो आप देखिए इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा। लेट्स से कि इस बॉडी में टोटल चार्ज जो है ये Q है, इस बॉडी का टोटल चार्ज Q है। तो ये Q का वैल्यू कितना होगा, दैट Q शुड बी इक्वल टू प्रोटॉन के कारण जितना चार्ज है। तो एक प्रोटॉन में अगर पॉजिटिव E चार्ज होगा तो N1 प्रोटॉन्स में कितना चार्ज होगा, N1 इंटू पॉजिटिव E। और फिर N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो फिर एक इलेक्ट्रॉन में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज आएगा, N2 इंटू नेगेटिव E। और टोटल चार्ज कितना होगा, ये चार्ज प्लस ये चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो दोनों को जोड़ दे, सीधा अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस N1E और ये हो जाएगा माइनस N2E। यहाँ से E को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा प्लस N1 माइनस N2। अब देखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर्स हैं, N1 और N2 दोनों इंटीजर्स है। एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या कभी फ्रैक्शन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। दैट मीन इसे हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू E इंटू N। ये N ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, दिस शुड बी एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर या इंटीजर प्लस इंटीजर जो भी हो वो हमें इंटीजर ही देता है। सो दिस N इज एन इंटीजर। और E क्या है, E इज एन एलिमेंट्री चार्ज या इज द एलिमेंट्री चार्ज जिसके पास इतना चार्ज होता है। तो फिर आप देखें चाहे सिस्टम में कितना भी प्रोटॉन रहे, कितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहे, जो नेट चार्ज होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहां पर ध्यान दें इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, -1, -2, -3, ये सारे भी इंटीजर्स ही है। सो हम यहां से ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is always an integral multiple of E, that means elementary charge. This E is elementary charge. So electric charge चाहे सिस्टम कैसा भी हो, उसमें कितना भी चार्ज हो, that electric charge is always an integral multiple of E. That means किसी बॉडी में 2E चार्ज रहना पॉसिबल है, किसी बॉडी में 3E चार्ज रहना पॉसिबल है, चलिए प्लस लिख देता हूँ, किसी बॉडी में -5E चार्ज रहना पॉसिबल है, किसी बॉडी में -10E चार्ज रहना पॉसिबल है, लेकिन किसी बॉडी में 2.5E चार्ज रहना पॉसिबल नहीं है, किसी बॉडी में 10.2E चार्ज रहना भी पॉसिबल नहीं है। सो ये सारे जो चार्जेस हैं ये किसी ऑब्जर्वेबल चार्ज के तौर पे हमें नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को कि हर एक चार्ज, ऑब्जर्वेबल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है, इसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलिकन और उनके असिस्टेंट हार्वी फ्लेचर ने। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा दूँ। रॉबर्ट मिलिकन एंड हार्वी फ्लेचर ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया था। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इस चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको जानना है कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा था तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब ये जो
प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इससे एक बेसिक सा हमारे मन में एक स्टेटमेंट उभर के आता है, एक सोच उभर के आता है कि अगर ऐसा हुआ कि हमेशा ऑब्जर्वेबल चार्ज जो है E, दैट मीन एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही होगा, दैट मीन हम कह सकते हैं कि E is the minimum, A is the minimum possible, A is the minimum possible charge। ऐसा आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है। E इज एलिमेंट्री चार्ज, E इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, उससे कम चार्ज हाफ E या 0.2 E चार्ज पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो आप साइन को केयर ना करें, आप ऐसा ना सोचें कि ये जो प्लस E चार्ज से कम चार्ज है नेगेटिव E, ऐसा नहीं है। आप जो एरिथमेटिक है उस सेंस में ना जाइए। जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। दो साइंस इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव यूज किया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी बॉडी में नेगेटिव 2E चार्ज है और एक बॉडी में पॉजिटिव E चार्ज है, आप कहेंगे कि ये कम है और ये ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, दिस इज मोर देन दिस वन, ये कम है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ नेचर को इंडिकेट करता है, चार्ज के नेचर को इंडिकेट करता है। तो आपको लग सकता है कि E इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, उससे कम चार्ज इस यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल लगना भी चाहिए, आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे भी, यहाँ वहाँ बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। लेकिन ये कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं है। हमें इसे कुछ ऐसे कहना चाहिए, E इज द मिनिमम पॉसिबल ऑब्जर्वेबल चार्ज, हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स। ऐसा क्यों कहा जाता है या ऐसा कहना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दो अलग अलग तरह के क्वार्क्स से बना हुआ होता है। क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्वार्क्स बहुत तरह का होता है। दो तरह के क्वार्क्स के बारे में अभी हमारे लिए बात करना ज़रूरी है। एक तो है अप क्वार्क, एक तो है अप क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क। दोनों तरह के क्वार्क से बना हुआ होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क में चार्ज होता है पॉजिटिव 2/3 ऑफ E। देखिए E से कम हो गया ना, ये 2/3 2/3 ऑफ E, तो ये E से कम हो गया। डाउन क्वार्क में चार्ज होता है नेगेटिव 1/3 ऑफ E। ये भी देखिए E से कम है, एलिमेंट्री चार्ज से कम है, उसका 1/3 है। तो दैट मीन ये जो पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, इन पार्टिकल्स में एलिमेंट्री चार्ज से कम चार्ज रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनता है, चलिए वो देख लेते हैं। एक प्रोटॉन में, सपोज दिस इज अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लूँ, दिस इज प्रोटॉन। इस प्रोटॉन में रहता है दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोटॉन। आप टोटल चार्ज हिसाब लगा के देख ले, इसमें आपको प्लस E चार्ज मिलेगा। आप ऐड करके देख ले, 2/3 E प्लस 2/3 E तो हो गया 4/3 ऑफ E, 4/3E। और डाउन क्वार्क में नेगेटिव 1/3 ऑफ E है, सो 4/3E माइनस 1/3E आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस E, प्लस 1E। तो ये हो गया प्रोटॉन जिसमें कि E चार्ज रहता है, पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज रहता है। और ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे बनता है? न्यूट्रॉन में जो क्वार्क होता है, यहाँ पर एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क्स होता है। आप टोटल करके सम करके देख ले, ये 0 होगा। ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इसमें टोटल चार्ज पॉजिटिव E है और इसमें टोटल चार्ज 0 होता है। आप ऐड करके देख लें। वेल, सो
जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज तो E नहीं है, उससे कम चार्ज पॉसिबल है, लेकिन ये कहना सही है कि मिनिमम ऑब्जर्वेबल चार्ज इज E। क्योंकि अगर प्रोटॉन को तोड़ के अगर क्वार्क्स को अलग करने का कोशिश किया जाता है या न्यूट्रॉन को तोड़ के क्वार्क्स को अलग करने का कोशिश किया जाता है, इसमें जो एनर्जी लगता है इनको सेपरेट करने के लिए, वो एनर्जी वापस से क्वार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारे क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बना लेता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं जो क्वार्क्स है उसे तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं चार्ज के तौर पे कि एक क्वार्क हमने लिया और हम कह सकते हैं देखिए ये क्वार्क है जिसमें कि E से कम चार्ज है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्वार्क्स को अलग करते हुए जो एनर्जी लगता है वही एनर्जी वापस से क्वार्क्स बना देता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रिएट करता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्रिएट करता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि E इज़ द मिनिमम पॉसिबल ऑब्जर्वेबल चार्ज। अब चार्ज का जो ये क्वांटाइज्ड बिहेवियर है इसका इफेक्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या पड़ता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और फिर आगे चल के हम कूलॉम्स लॉ पे बात करेंगे जो कि ये डिटरमाइन करता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होता है। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।